दोस्तों नमस्कार। इधर चुनाव आयोग और उधर इनकम टैक्स की रेट। इधर का मतलब दिल्ली है, उधर का मतलब लखनऊ है। एक तरफ चुनाव आयोग के जरिए क्या वाकई इस देश में चुनाव को भी साधा जा सकता है, और दूसरी तरफ चुनाव के वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नेताओं के घर पर छापे मारकर क्या वाकई डराया जा सकता है, या फिर उस पाइपलाइन को काटा जा सकता है जिसके जरिए पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास आ रहा हो। अगर आप राजनीतिक सत्ता में बने हुए हैं और अगर आपको बने रहना है और अगर आप इस देश के संवैधानिक संस्थानों के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं, अगर आप इस देश की नौकरशाही को डरा सकते हैं, अगर इस दौर में आप चुनाव के वक्त अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाने के लिए कानून के राज का जिक्र जोर जोर से करते हैं और उसी के जरिए अपने आप की राजनीति को साधते हैं, तो फिर आपको कौन हरा सकता है। आज इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि मोदी काल में पहली बार चुनाव आयोग के पास एक पत्र गया। ऐसा पत्र इससे पहले किसी राजनीतिक सत्ता ने लिखा नहीं था, लेकिन इस काल में लिखा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों को बुलावा भेजा गया। यह 50 घंटे पहले की बात है। और दूसरी तरफ चंद घंटों पहले समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विकल्प के तौर पर उभर रही है, या फिर जनता के सामने अब अखिलेश चेहरा एक नए चेहरे के साथ सत्ता की दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी प्रक्रिया में क्या छापे डराने वाली चीज है या कानून अपना काम कर रहा है। हमें लगता है कि आज इन सरकारी पन्नों को पलटने की जरूरत है। जब इस बात का जिक्र होता है कि हम तो सुधार चाहते हैं, हम तो सफाई चाहते हैं, हम तो कानून का राज चाहते हैं और हम तो चाहते हैं कि हर संस्थान कानून के हिसाब से काम करे। आज शुरुआत तो छापों से करनी चाहिए, क्योंकि अभी छापे जिस रूप में चल रहे हैं, आने वाले वक्त में जिसका अंदेशा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी दे रहे हैं कि हो सकता है ईडी भी किसी के दरवाजे पर आ जाए, हो सकता है सीबीआई भी किसी के दरवाजे पर आ जाए, फिर डर किस बात का। अब तो चुनाव मैदान में जाने को तैयार है। सबको पता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सबको पता है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऐसी सारी स्थिति हो नहीं सकती है जो उससे ठीक पहले की जा सकती है। प्रधानमंत्री आज एक नए एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे हैं। मेरठ से चलकर प्रयागराज तक पहुंचेगा, लेकिन इस दौर में फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरीके से ढहा, उसमें राजनीति का एक्सप्रेसवे दिल्ली से निकला और कमोवेश हर राज्य को अपने हिस्से में समेटता चला गया। यानी कि राज्यों के हिस्से में आने वाले अधिकारों को भी केंद्र ने इस दौर में समेटा है। तो फिर क्या आईडी और क्या ईडी और क्या सीबीआई और क्या इलेक्शन कमीशन, इसके बाद फिर लोकतंत्र कहां बचा। जिक्र हम इस बात से करना चाहते हैं कि आज सुबह 8 बजे जो छापे की प्रक्रिया शुरू हुई, वो मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर से शुरू हुई। उसी समय लखनऊ के गोमती नगर में जैनेंद्र यादव, जो एक वक्त अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके ओएसडी हुआ करते थे, और मैनपुरी में मनोज यादव, इनके भी घर पर छापे पड़ने शुरू हो गए। ना सिर्फ इनके घरों पर, बल्कि इनकी जो पूंजी या इनकी जो कंपनी जहां पर सक्रिय है वहां पर भी छापे मारे जाने लगे। हालांकि छापा दुबई में नहीं मारा गया, बेंगलुरु में नहीं मारा गया है, जहां पर राजीव राय के कॉलेज चलते हैं। लेकिन इन सब के बीच पूंजी का सप्लाई इस दौर में रोकना कितना महत्वपूर्ण है, यह दरअसल नोटबंदी के बाद ही तमाम पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आ गया था। तो हमें लगा कि कच्चा चिट्ठा समाजवादी पार्टी का ही निकाला जाए कि उसके पास आखिर इस दौर में पूंजी आ कहां से रही है। चुनाव प्रचार के लिए क्या वाकई पैसा उसके पास है, या उसकी अपनी पार्टी के भीतर से जो रईस हैं उन पर नकेल कसने की शुरुआत यह अभी सिर्फ हुई है और आने वाले दिनों में यह बढ़ती चली जाएगी, जिसका अंदेशा खुद अखिलेश यादव जता रहे हैं। लेकिन सवाल यहां अंदेशे का नहीं है, क्योंकि जब आप फेरिस टटोलना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में आएगा एक वक्त तमिलनाडु में स्टालिन की बेटी के घर पर भी छापे पड़े थे। वह अप्रैल का महीना था जब वहां चुनाव हो रहे थे। फिर याद कीजिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर भी छापे पड़े थे। वह 21 फरवरी का जिक्र हम कर रहे हैं आपसे, जिस समय बंगाल के चुनाव का ऐलान हो गया था। और सितंबर में याद कीजिए जब महाराष्ट्र में अजीत पवार के घर पर छापे पड़े थे, एनसीपी के नेता जब वह
बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए अपने उस गठबंधन में जहां शिवसेना और कांग्रेस खड़ी थी। तो छापों की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये छापे किसी कैपिटलिस्ट के यहां नहीं पड़ रहे हैं, ये छापे किसी ऐसे पूंजीपति के घर पे नहीं पड़ रहे हैं जिसका धंधा इस दौर में इस रूप में चौकस हो, जहां पर वह ब्लैक मनी बना रहा हो। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आईटी के पास उत्तर प्रदेश के भीतर में जितने लोगों के घर वो एक साथ छापे मार सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। आईटी की लिस्ट जो है उसमें तकरीबन 22,000 लोग हैं जो चाहे तो छापे मार ले इस नाम पर कि हम तो आपकी फाइल देखना चाहते हैं, आपने जो टैक्स रिटर्न भरा है उसमें 22,000 लोग। लेकिन चुना गया सिर्फ 3 नाम को, राजीव राय, जैनेंद्र यादव और मनोज यादव, मऊ, लखनऊ और मैनपुरी। राजीव राय के हमने जिक्र किया, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज जो बेंगलुरु और दुबई में है, भूमियार नेता हैं, बड़ा प्रभाव रखते हैं, खासतौर से बलिया का इलाका हो, गाजीपुर का इलाका हो, मऊ का इलाका हो। और इस बार वह घोसी से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे थे और शिफ्ट भी हो गए कि हम जा रहे हैं, अब मऊ में रहेंगे और वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। दूसरे जो जैनेंद्र यादव हैं, ये रियल एस्टेट के धंधे में चले गए। ये एक वक्त ओएसडी थे, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़ गए। आगरा में, लखनऊ में, कई जगहों पर इनकी जमीनें भी हैं। और मनोज यादव जो है, इनका एक कंपनी है आरसीएल ग्रुप। इस आरसीएल ग्रुप में यही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 और डायरेक्टर हैं, प्रियांशु और सरिता यादव। लेकिन यह मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर हालांकि बहुत नेटवर्थ नहीं है, करोड़ों में है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जो कागज पे दिखाया जाता है वो तकरीबन 10-15 करोड़ के भीतर ही चीजें समेट में आ जाती हैं। लेकिन इस दौर में एक एक पैसा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में खड़ा है, अगर उसके पास चला जाएगा तब तो वो रैली करने निकल जाएगा। और हर रैली में पैसा तो चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहे महंगा हो गया हो, लेकिन रैलियों में मोटरसाइकिल चलती है और बस भी चलती है, ट्रैक्टर भी चलते हैं और जीप भी चलती है, कारें भी चलती हैं। उसके लिए कुछ पैसा तो चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौर में पाइपलाइन नोटबंदी के वक्त काट दी गई थी पूरे देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। अब सवाल है कि हर चुनाव के वक्त इसे कैसे काटा जाए। और ये 3 छापे, जो तीनों नेता बहुत साफ तौर पर अखिलेश यादव के करीबी, पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी के साथ जुड़े होकर अपने बिजनेस में से पार्टी को फंड देने की परिस्थितियों की लिस्ट अगर हम टटोलना शुरू कर देंगे तो आपको जानकर हैरत होगी। हमारी टीम ने एक लिस्ट दी हमें कहा सर इस लिस्ट का जिक्र जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश के भीतर है, जैसे 7 नेशनल पार्टी, उस 7 नेशनल पार्टी के भीतर जो लोग अलग अलग बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का कुछ पैसा पार्टी को भी देते हैं, और पार्टी जब सत्ता में आती है तो उनको भी तमाम जगहों से एनओसी मिल जाती है, उनकी जो स्थिति है वह स्थिति सिर्फ 7 पॉलिटिकल पार्टी में लगभग 322 है। 322 ऐसे नेता हैं जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना दूसरा काम चलाते हैं और वो पार्टी में दिए चले जाते हैं। यह तो पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति है कि क्या वाकई पैसा रोक दिया गया, या जब जो पैसा देता है पार्टी फंडिंग में उसको लगने लगता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने से कोई फायदा नहीं है, इसको क्यों फंड किया जाए। एक नई स्थिति बनी है कि वाकई अगर बीजेपी यानी दिल्ली में बैठी हुई सत्ता के खिलाफ कोई खड़ा हो गया है तो फिर उसको अगर आपने फंड दे दिया तो फिर आपके आने वाले वक्त में आपके सारे बिजनेस रुक जाएंगे। कहीं से भी आपको उस रूप में सफलता नहीं मिलेगी जो बीजेपी स्टेट में दूसरे स्टेट की तुलना में मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती है। और बीजेपी जिन राज्यों में मौजूद है उन राज्यों से हटकर जो दूसरे राज्य हैं वहां पर आप धंधा कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पंजाब हो, ये तमाम जगहों पर, तमिलनाडु हो, केरल हो, यहां पर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर मुश्किल है आपको। अगर आप खिलाफ में चले गए, चाहे वो गुजरात में जाइएगा तो मुश्किल, बिहार का अगर कैपिटलिस्ट जाएगा किसी विपक्षी पार्टी को फंडिंग करने लगेगा तो मुश्किल, उत्तर प्रदेश में मुश्किल। यह मुश्किल तमाम उन जगहों पर है जहां बीजेपी शासित राज्य है या बीजेपी के गठबंधन से सत्ता चल रही है। इसमें एक नाम गोवा का भी जोड़ना चाहिए। वहां के भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट और खास तौर से कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके सामने भी मुसीबत है कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर नहीं सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन 3 छापों के साथ हमें लगा कुछ और कच्चा चिट्ठा निकाला जाए कि आखिर क्या ऐसी स्थिति वाकई आ गई है जहां पर राजीव राय जितना पैसा देते होंगे, जैनेंद्र यादव जो पैसा देते होंगे, मनोज यादव जो पैसा देते होंगे, इन पैसों से क्या वाकई समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार में बहुत
उड़ान भरने लगी हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि डाटा ऐसा भी निकल कर नहीं आता है। तो क्या ये डराने के लिए होता है? इसमें एक लिस्ट और हमको लगता है बतानी चाहिए। 2014-15 के बाद से अभी तक सीबीआई की लिस्ट में 76 पॉलिटिशियंस हैं देश भर में, जो बीजेपी के नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। इनके खिलाफ सीबीआई जब चाहे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भी 8 नेता हैं। आईटी के हमने जानकारी दी, उनके पास जो लिस्ट है कितनी 25,000 के लगभग 22,000 के लगभग लिस्ट है आईटी के पास, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चाहे तो छापा मार सकती है। ईडी के पास 122 पॉलिटिशियन की लिस्ट है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट भी सौंपी है। और ईडी ने अपने तौर पर इस दौर में जो पूछताछ की, 3 नाम आपके जहन में होंगे, आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। इसके अलावे भी ईडी चाहे तो 6 और ऐसे पॉलिटिशियन है उत्तर प्रदेश के, जिनको वो जब चाहे तब घेर सकती है। लेकिन इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन की आहट के वक्त, और खास तौर से तब जब इसका अंदेशा हो चला हो कि बीजेपी के लिए दिल्ली तक में खतरे की घंटी बज रही है क्या, तो ऐसे में ईडी और आईटी की दबंगई को दिखाना, सीबीआई के नौकरशाहों के जरिए घेराबंदी करना, इसमें जो स्थिति पूंजी की बनती है, तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी के पास पूंजी नहीं आ रही है इस दौर में? हमें लगता है इसके ठीक समानांतर एक क्षण के लिए इलेक्शन कमीशन के उस पन्नों को टटोल लीजिए, जो इलेक्शन कमीशन सबसे मंगाता है। आपको कितना पैसा मिला, कितना आपने खर्च किया, किस रूप में खर्च किया, और कितना पैसा किस रूप में आ रहा है। लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन ने इस पर रोक नहीं लगाई कि जो इस देश में ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार सोचती है, और खुद इलेक्शन कमीशन भी कहता है ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो भी सबसे ज्यादा पूंजी अज्ञात सोर्सेस के जरिए, जो कूपन के जरिए हो, जो बॉन्ड्स के जरिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हो, वो एक अज्ञात सोर्स होता है, उसकी जानकारी बताई नहीं जाती है। और 20,000 से कम जो पैसे दिए जाते हैं, उसकी जानकारी भी नहीं बताई जाती है। तो हमें लगा ये कितना पैसा हो सकता है। कोविड से ठीक पहले का 19-20 का साल हम लेते हैं, क्योंकि 20 में तो लॉकडाउन की परिस्थिति रही। तो अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के बीच में जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी, वह कुल 4,758 करोड़ की। इसमें से अज्ञात सोर्सों से जो पैसा आया वह 3,377 करोड़। इस सोर्स की जानकारी किसी को नहीं है, और यहां पर कभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं झांका, कभी आईटी ने नहीं झांका, कभी ईडी ने नहीं झांका, क्योंकि यह पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है। अब सवाल, अब जरा आंकड़ों को समझिए। एक साल के भीतर में 4,758 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग के लिए आते हैं। उसमें से 3,377 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्सेज से आते हैं। इन 3,377 करोड़ में से 2,642 करोड़ रुपया बीजेपी के पास चला जाता है। 78% पैसा अज्ञात सोर्सों का बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी में। और ओवरऑल जब हम देखना शुरू करेंगे तो सोच इससे एक अंदाजा सिर्फ लगा लीजिए, क्योंकि हम हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डोनेशन कांग्रेस के पास आई, 526 करोड़। तो फिर समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है? लेकिन समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर अगर जनता का परसेप्शन बढ़ने लगा है, तो उस परसेप्शन में समाजवादी पार्टी के पास 1 लाख रुपया भी नहीं आना चाहिए। हम उस डाटा पे आए उससे पहले एक दूसरी चीज बता दें। इलेक्शन कमीशन का जिक्र चूंकि हुआ है, इलेक्शन कमीशन को कभी ऐसा पत्र नहीं लिखा गया जो पत्र 48 घंटे पहले बाकायदा पीएमओ की तरफ से आया। उसमें लिखा हुआ था, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा कॉमन इलेक्टोरल रोल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मौजूद होने की उम्मीद है। कभी भी इस तरीके से पत्र लिखा नहीं जाता है, लेकिन बैठक बुलाई गई। और उस बैठक, हालांकि उससे पहले 13 अगस्त से 3 सितंबर के बीच भी एक बैठक हुई थी, लेकिन उसमें इलेक्शन कमिश्नर को नहीं कहा गया था, उसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुलाया गया था। और ध्यान दीजिए, इलेक्शन के समय में इलेक्शन कमीशन को जो 2 मिनिस्ट्रीज की जरूरत होती है, उसमें एक लॉ मिनिस्ट्री है, पीएमओ की जरूरत नहीं होती है, दूसरी होम मिनिस्ट्री होती है। होम मिनिस्ट्री से जो सुरक्षा बलों की तैनाती होती है उस संदर्भ में होता है। और जब कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो इस संदर्भ में लॉ मिनिस्ट्री से सीधे दरखास्त और दरखास्त की जाती है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इन कानूनों को इस रूप में लागू कराने के लिए वो अपने इंटरप्रिटेशन के साथ सरकार को भी आगाह कर दे। लेकिन पीएमओ की तरफ से पत्र आया और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और बाकी जो 2 चुनाव आयुक्त थे, राजीव कुमार और अनुपम चंद्र पांडे, उनकी मौजूदगी
पीके मिश्रा साहब के साथ हुई, उस बैठक से हटकर उसमें हुई। हालांकि जिक्र यही निकल कर आया कि असल में कॉमन इलेक्टोरल रोल को लेकर और उसकी सुविधा के लिए और उसके कट ऑफ डेट्स को लेकर और उसमें सुधारों में तेजी लाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जिस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री तक, इस देश के गृह मंत्री तक और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स चुनाव में कूद चुके हैं, अभी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन रैलियां जिस तरीके से होम मिनिस्टर की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, गोवा में नजर आ रहे हैं, कोई पंजाब में नजर आ रहा है, या प्रधानमंत्री आज भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और आने वाले एक हफ्ते के भीतर में 3 रैलियां और वो करने वाले हैं, यानी इससे पहले और अभी की तुलना में मिलाइए तो 10-12 रैलियां हो चुकी होगी, दर्जन भर रैली चुनाव से के ऐलान से पहले। यानी देश की राजनीतिक सत्ता अपने आप को चुनाव प्रचार में झोंक चुकी है। इस देश का इलेक्शन कमीशन को इसी दौर में पीएमओ बैठक के लिए बुला रहा है। इसी दौर में आईटी के अधिकारी सक्रिय हुए हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की घेराबंदी कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी बड़ी तेजी से उभरती हुई नजर आ रही है तमाम पॉलिटिकल सर्वे में, जो अलग अलग न्यूज चैनल दिखला रहे हैं। कोई कह रहा है जीत जाएंगे, कोई कह रहा है मार्जिन पर रहेंगे। ये सारी परिस्थितियां चल रही है। तो क्या इस देश के भीतर में लोकतंत्र को लेकर कुछ सवाल है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि एक चीज और जहन में रखिएगा, जिस समय इलेक्शन नजदीक होगा जनवरी के महीने में, उस वक्त भारत के भीतर माना जा रहा है तीसरी लहर भी जो ओमिक्रॉन की है वह भी आ सकती है। जरा सा याद कीजिए, जिस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस समय दूसरी लहर का बड़ा प्रकोप था और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और इतना ही नहीं, याद कीजिए उस समय मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत का चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और इसके अधिकारियों पर कोविड-19 के मानकों का पालन किए बिना राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर रैलियों की अनुमति देने के लिए संभवतः हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया था। तो क्या जनवरी के महीने से पहले चुनाव आयोग सक्रिय अब तीसरी लहर को रोकने के लिए हो जाएगा? और जो रैलियों का दौर अभी नजर आ रहा है उस समय कुछ बंदिशें होंगी? ये बताएगा कौन, समझाएगा कौन? सरकार अपने तौर पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बुला रही है। बहस बहुत होती रही ईवीएम को लेकर, आज भी हो रही है। सीताराम येचुरी आज भी इस बात का जिक्र करते हैं, कांग्रेस के कुछ नेता आज भी जिक्र करते हैं, आरजेडी समाजवादी पार्टी आज भी कुछ नेता जिक्र करते हैं, हम सब काम कर लेंगे, लेकिन ईवीएम पर अगर चीजें नकेल कस ली गई सरकार के द्वारा और लगाम उसके हाथ में रही तो हम क्या कर पाएंगे? तो मतलब लोकतंत्र को हड़पना हो जाएगा। लेकिन जब ईवीएम पर बहस हो जाती है और सारी चीजें बहस हो जाती है तो उसके ठीक समानांतर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ बैठने का निर्देश जारी हो जाता है तो इसके मतलब क्या है? यह इसलिए एक खतरनाक ट्रेंड है क्योंकि राजनीतिक सत्ता अपनी ताकत को दिखाने के लिए उन्हीं इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रही है जिन इंस्टीट्यूशंस को सत्ता और सरकार से हटकर चेक एंड बैलेंस की स्थिति में इस देश का संविधान लेकर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्वायत्त बॉडी यूं ही नहीं बनाई जाती है और जो व्यक्ति उस पर बैठता है वो यूं ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं कही जाती है। उसके राफ्ता अगर सत्ता के साथ होने लगे और सत्ता ये सोचने लगे हमें तो जनता ने चुना है और हम इस देश का पालनहार हैं और हम ही सारी चीजें करेंगे, तो फिर बाकी चीजें कोई मायने रखती नहीं है। क्या ये देश एक ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आ चुका है और आने वाले वक्त में इसके गहराने की आशंका कहीं ज्यादा है? तब तो क्योंकि जहां जहां सत्ता को महसूस होगा वहां वहां वो हार रही है, वहां वहां वो तमाम इंस्टीट्यूशन सक्रिय हो जाएंगे जो जाहिर कानून के तहत काम कर रहे होंगे। लेकिन उस कानून के तहत इलेक्शन के पीरियड में ही काम करना पहली बात। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ नोटिसेस वो दे सकती है जितने लोगों को, उनके खिलाफ वो सामान्य दिनों में कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर बंद क्यों नहीं करती है? अगर आप ईडी की लिस्ट ही देखना करें और जो आरोप ईडी ने लगाए हैं और जिसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है तो यकीन जानिए 1.5 दर्जन से ज्यादा एमपीज और एमएलए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के जो शारदा नारदा कांड में थे सब जेल में होंगे, कोई भी जेल में नहीं है। कांग्रेस के आधे दर्जन नेता जेल में होंगे, जो बड़े नेता, उसमें एक जिनके साथ पॉलिटिकल संबंध कर लिया गया उसमें एक नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी है जो पंजाब में अलग पॉलिटिकल पार्टी ईडी की लिस्ट में उनका नाम भी है।
हुडा का नाम भी है ईडी की लिस्ट में, क्या कीजिएगा? सिर्फ नाम है, यानी बार्गेनिंग के लिए उपयोग करना है और वक्त आने पर उनकी नब्ज को दबा देना है, जिसके जरिए राजनीतिक सत्ता हमारे अनुकूल हो, या फिर वो हमारे पेरोल पर आ जाएं, या फिर वो हमारे प्यादे की तरह काम करने लगे। यह एक नई परिस्थिति है जो इससे पहले कभी नहीं थी। सवाल यह नहीं है कि ईडी, आईडी, सीबीआई ये सब जो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों को समझिए। इलेक्शन से चीजें प्रभावित हो रही है, और यह पत्र जो इलेक्ट्रोल को लेकर कहा गया, इलेक्ट्रोल रोल को लेकर बैठक करनी, यह बैठक कभी भी हो सकती थी, सामान्य दिनों में भी हो सकती है, लेकिन अभी ही इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, तो इसकी जो खासी आलोचना भी हुई है। चुनाव आयोग को जो पत्र भेजा गया है, इसमें एक अगला सवाल यह भी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने अंदेशा जताया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब किसी विधानसभा का टर्म खत्म हो रहा हो और उसके बाद कोई विपदा का दौर हो, जैसे याद कीजिए गुजरात दंगों के वक्त, उस समय लिंगडो हुआ करते थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा था दंगों के दौर में हम चुनाव नहीं करा पाएंगे क्योंकि कुछ लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। उनकी आशंका सही थी, फिर बाद में कराया गया, क्योंकि जो कानून है, जनप्रतिनिधित्व कानून, जो अधिनियम जो है, उसमें तकरीबन 180 दिन मिलते हैं, उसके भीतर आपको चुनाव करना है। तो 180 दिन का मतलब 6 महीने तक चीजें आगे बढ़ाई जा सकती है। तो क्या उत्तर प्रदेश को कहीं ऐसा तय हो जाए कि आप चुनाव हार रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन उस दिशा में बढ़ जाए और उसके साथ नई जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन है उसको जोड़, क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। लेकिन इन परिस्थितियों की शंका आशंका के बीच भारतीय राजनीति सत्ता में बैठे रहने की मशक्कत कर रही है और दूसरों को सत्ता में ना आने देने की परिस्थितियों को जन्म दे रही है। अब आखिरी बात, जो छापा मारा गया समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर, उसमें हमें लगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के पास जब सत्ता में रहती थी तब कितना पैसा आता था, कितनी पॉलिटिकल फंडिंग होती थी, और आज की तारीख में कितनी पॉलिटिकल फंडिंग होती है, यह भी जानना चाहिए। क्योंकि जो 3 छापे 3 नेताओं के घर मारे गए, जाहिर है तीनों के अपने धंधे हैं, और वो हमने आपको बता भी दिया। इस देश के भीतर में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे जुड़े हुए कितने सारे नेता हैं जिनके अपने धंधे हैं। समाजवादी पार्टी जब राजनीतिक सत्ता में थी उस समय जो उसकी इनकम हुआ करती थी, अगर आप ध्यान दीजिए 2012 में यह सत्ता में आई थी, उस वक्त इनकी जो इनकम थी लगभग 146 करोड़ की थी। अगले फाइनेंशियल ईयर में 159 करोड़ और बढ़ गया। 14-15 में इनकी इनकम थी 181 करोड़ रुपए। ये लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए 2017 में जब ये चुनाव हारते हैं, और चुनाव से पहले 2016-17 में भी इलेक्शन का जब ऐलान होता है, तब भी शायद जो इनकम इनकी हो रही थी वह 147 करोड़ की थी। लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, और समाजवादी पार्टी देखिए 2017-18 में 47 करोड़ रुपए, 18-19 में 45 करोड़ रुपए, 19-20 में 55 करोड़ रुपए, ये कमाई है। और जो डोनेशन था वो डोनेशन घटकर 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में आकर टिक गया। 19-20 में सबसे ज़्यादा 4 करोड़ 30 लाख रुपए डोनेशन पे मिले, 18-19 में 1 करोड़ 5 लाख मिले, 17-18 में चुनाव हारने के बाद सिर्फ 66 लाख मिले थे। हालांकि उससे पहले साल में जब चुनाव हो रहे थे तब डोनेशन जो आया था कॉरपोरेट के जरिए 6.9 लाख करोड़, यानी लगभग 7 करोड़ रुपए मिले थे। ये सारी परिस्थितियों में एक चीज और समझिए, इतनी बड़ी पूंजी इस देश के भीतर में पॉलिटिकल फंडिंग की सिर्फ बीजेपी के पास क्यों जाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्यों नहीं आ पाती? इसका आखिरी तंत्र यही है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती है। यह मैसेज परसेप्शन के तौर पर, और ईडी, आईटी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन को भी क्या जोड़ दिया जाए? जोड़िए या ना जोड़िए, अभी मत जोड़िए, लेकिन ये सारी परिस्थितियां बताती है कि ऐसी परसेप्शन को क्रिएट कर दो कि ये पॉलिटिकल पार्टी तो सत्ता में आ ही नहीं सकती है, तो पॉलिटिकल फंडिंग कौन करेगा? क्योंकि भारत के भीतर में राजनीतिक सत्ता के पास ही तमाम चीजों के पावर होते हैं, और इस देश के भीतर में कोई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो है नहीं कॉरपोरेट के लिए, इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए या बिजनेसमैन के लिए। तो वह पॉलिटिकल पार्टी पर निर्भर हो जाते हैं, और निर्भर होने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही हो उसी को डोनेशन देते हैं, उसी को पैसा देते हैं, उसी को सब कुछ देते हैं। तो उस लाइन से क्या समाजवादी पार्टी को मौजूदा वक्त में हटाया जा सकता है? डरा के हटाया जा सकता है, या फिर कैसे हटाया जा सकता है? यही परसेप्शन तो बीजेपी को डेवलप करना है। बाकी खेल आप समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।